अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेहत का सफ़र। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर के हवाले से, और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स पर मौजूद हैं डॉक्टर नीलोफर बाबर, हु इज़ अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट आगा खान हॉस्पिटल फॉर वुमेन करीमाबाद, एंड इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सूबिया रहमान, हु इज़ प्रेजेंटली अटैच्ड विद आगा खान हॉस्पिटल फॉर वुमेन खारादर as a visiting consultant and also working as assistant professor at Bukai University Hospital, and आप दोनों का ताल्लुक़ है आगा खान हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो हम नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है। इसके जदीद तर्ज इलाज के हवाले से जब हमने नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल सिंगापुर में डॉक्टर यूहान टेंग से बात की तो उन्होंने हमें बताया, Breast cancer is now a very curable disease if detected early. The main form of detection is a screening mammogram, and the screening guidelines mandates that everyone who is above 40 should have a screening mammogram done at least once a year. With this new technique, studies have shown that there's less toxicity to the ribs, there's also less toxicity to the skin as well as to the lung. डॉक्टर साहब, वीडियो क्लिप आपने देखी। सबसे पहले तो वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और क्यों होता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जिस तरह आपने अभी बताया कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए सेल की तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और ये इसकी शक्ल जो है वो गिल्टी की शक्ल में होता है कि इसमें गिल्टी बन जाती है, ब्रेस्ट में नोड्यूल बन जाता है या आप उसको लंप कह सकते हैं। और ये कैंसर जो होता है ब्रेस्ट तक महदूद नहीं रहता। सम टाइम्स ये ब्रेस्ट से के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्से में कभी कभी फैल जाता है। इब्तदाई मरहले पे ये ब्रेस्ट तक महदूद होता है, फिर जैसे जैसे इसकी स्टेजेस एडवांस हो जाते हैं और ये फैलने लगता है तो जिस्म के दूसरे अज़ा में ये फैल सकता है। तो अगर ये ब्रेस्ट कैंसर इब्तदाई मरहले में हो तो उसका इलाज मुमकिन है, और उसकी 5 ईयर सर्वाइवल जो हम कहते हैं वो बहुत अच्छी है, मोर देन 90% होता है। और अगर ये कैंसर फैल जाए जिसमें में और लेट स्टेज में पहुंच जाए तो फिर इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। लंप की आपने बात की, किस तरह डिफरेंशिएट किया जाएगा कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है? देखिए, ज़्यादातर जो ब्रेस्ट में लम्प्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कैंसरस होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये फ़र्क कर लें कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। ठीक है, अब लंप जो है वो वेल डिफाइंड भी हो सकता है, यानी कि उसके सारे मार्जिन्स बहुत क्लियर हो सकते हैं, या वो फैलावा महसूस हो सकता है और इल डिफाइंड होता है। डॉक्टर सूबिया, आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक तो बेसिकली बता दीजिए कि डायग्नोसिस के क्या क्या तरीके हैं एंड हाउ डू यू इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे एक मिथ है या ये टैबू है कि जैसे बायोप्सी जो है वो नहीं करानी है, सुई डालने से फैल ना जाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है या ब्रेस्ट में कोई लंप होता है, उसको डायग्नोसिस करने के हमारे पास जो तरीक़ाकार अवेलेबल हैं उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ये ट्रिपल असेसमेंट है। अच्छा। उस ट्रिपल असेसमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो ब्रेस्ट का मुआयना होता है, जो आपका ब्रेस्ट सर्जन जो आपका क्लिनिशियन है वो आपका ब्रेस्ट का मुआयना करे। उसमें वो मुआयने पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कुछ ऐसी गुठलियाँ हैं जो बिनाइन होती हैं, कुछ होती हैं जो मैलिग्नेंट हैं, तो उनकी डिफरेंट खासियत अलामात होती हैं जो विच सर्जन कैन डिफ्रेंशिएट। दूसरी चीज़ होती है कि ब्रेस्ट की इमेजिंग, कुछ ख़ास एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि उस लम्प की नौइयत क्या है। जो लम्प कैंसर के होते हैं या उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस एक्सरे के ऊपर, जिसको ब्रेस्ट का ख़ास एक्सरे जिसको मैमोग्राम कहा जाता है, या ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, और उसके अलावा कुछ और फर्दर तरीक़ाकार हैं। तीसरा जो हिस्सा इसमें आता है देन कम्स द जो इसकी बायोप्सी की जो आपने बात की, ठीक है। तो जो बायोप्सी है उसके डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। ईजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो होता है बायोप्सी का वो सिंपल नीडल बायोप्सी होती है, जिसको हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। उसमें हम एक सुई डाल के उस गुठली के अंदर से उसके सेल्स एस्पिरेट करते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। डॉक्टर नीलोफर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, गायनी चेकअप में क्या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है? जी हाँ,
गायनी चेकअप का हिस्सा है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें आप छाती का मुआयना करके कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. नॉट ऑल एबनॉर्मलिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड, लेकिन काफ़ी हद तक कोई बड़े लम्स है तो एक तो वो डिटेक्ट हो सकता है. दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो पेशेंट के लिए वो रीअश्योरिंग होता है कि कोई लंप उसमें नहीं है. इनफैक्ट हम तो रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद ख़ास तौर पे हर साल चाहिए कि एक तो मैमोग्राफी हो और बाकायदा गायनेकोलॉजिस्ट से बाकायदा छाती का चेकअप भी हो. डॉक्टर सूबिया, मेमोग्राम की अभी हम बात कर रहे थे, आप से ये जानना चाहूँगी कितनी तरह के होते हैं? स्क्रीनिंग मेमोग्राम भी कहा जाता है, डायग्नोस्टिक मेमोग्राम भी कहा जाता है, ये क्या होता है और क्या ये हर्ट भी करता है? मैमोग्राम जो है एक ब्रेस्ट का स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है, ठीक है. इसमें जो है ब्रेस्ट के अंदर की जो साख्त है वो उसमें हम वी कैन सी इट ऑन एक्सरे फिल्म्स, ठीक है. जहाँ आपने स्क्रीनिंग मैमोग्राम की बात की है तो मैमोग्राम इज़ अ सिंगल टूल कि जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं. स्क्रीनिंग करने का मकसद ये है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को उन लोगों में डिटेक्ट कर सकते हैं जब वो उस वक्त तक नुमाया नहीं हुआ है, ठीक है. हम उस पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर को देख सकते हैं जो हाई रिस्क पर है ब्रेस्ट कैंसर के, और उसमें हम मैमोग्राम्स करके उन लोगों को उसमें से अलग कर सकते हैं कि जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट होने का चांस है. और ये ब्रेस्ट कैंसर को उस स्टेज पे पिक कर सकता है जिस वक्त तक वो कोई गुठली नहीं बनी है या कोई ऊपर ब्रेस्ट के अंदर नुमाया नहीं हुआ है. तो इट कैन पिक अप द कैंसर एट अ वेरी अर्ली स्टेज. इससे एक और सवाल जहन में आया है कि चेस्ट की जो थेरेपी होती है, क्या उस वजह से भी उस पर जो रेडिएशन होती है उस पर असर पड़ सकता है और ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स बन सकते हैं? रेडिएशन थेरेपी एक तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. नहीं, जैसे एक्सरेज वगैरह किए जाते हैं चेस्ट के. एक्चुअली डिपेंड करता है डोजेस क्या मिल रही है और किस पर्पस के लिए हो रहा है. अगर एक्सरे की डोजेस ज़्यादा हो तो मेलिग्नेंसी होने के रिस्क हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो आम एक्सरे किया जाता है आम पर्पस के लिए उसमें यूजुअली इतना डोज नहीं होता है कि इट कैन लीड टू कैंसर. अच्छा डॉक्टर सूबिया, ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इज़ ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल? Breast cancer is definitely curable if it is detected early, in early stage. अर्ली स्टेज में अगर हम उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था इज़ मोर देन 90%. इसको ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं जो मिलकर एज अ कॉम्बिनेशन कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है. इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कीमोथेरेपी, देन कम्स रेडियोथेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट है और टारगेटेड थेरेपी है. ये सब चीज़ें मिल के जो है हम कहते हैं कि हमने कम्प्लीटली ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया. डायग्नोसिस के बाद अगर स्टेज 1 है या बहुत अर्ली स्टेज है तो क्या सिर्फ मेडिकेशन से भी इलाज हो सकता है या ये सारा प्रोसेस ज़रूरी है? ओनली मेडिकेशन से तो सिर्फ इलाज नहीं हो पाता है, बट कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास पेशेंट्स के जिसमें हम सर्जरी ऑफ़र नहीं कर सकते. कोई बहुत ही एल्डरली पेशेंट है और उसमें जो है वो सर्जरी इट्सेल्फ बिकॉज इट्स अ हैज़र्ड, तो उसमें हम उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रख देते हैं. बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली क्योर द डिज़ीज़. इट कैन कंट्रोल द डिज़ीज़ बट इट कैन नॉट क्योर द डिज़ीज़ कम्प्लीटली, कि सिर्फ दवाइयाँ ही उसको ट्रीट कर दें. ठीक है. अच्छा, अगर पूरा ट्रीटमेंट ले लिया जाए सही वक्त पे तो क्या कम्प्लीटली डिमिनिश हो जाती हैं ये सेल्स जो मैलिग्नेंट होती हैं ब्रेस्ट में? ये इस सारे ट्रीटमेंट का पर्पज़ ही यही है कि जैसे हम सर्जरी करते हैं या रेडिएशन करते हैं तो वो हम लोकली डिज़ीज़ को कंट्रोल करते हैं कि डिज़ीज़ जो ब्रेस्ट के अंदर है उसको कंट्रोल किया जाए, जो लोकल ट्रीटमेंट मोडालिटी है. कीमोथेरेपी हम जब देते हैं या हम हार्मोनल थेरेपी जब देते हैं वो हम उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करते हैं जो आपके ब्लड में उसके असरात जा चुके हैं, जो सिस्टमिक थेरेपी है. ठीक है, तो इसीलिए ये सब ट्रीटमेंट मिल के किया जाता है कि उसको एक तो लोकली भी कंट्रोल किया जाए डिज़ीज़ को, और जो बीमारी आपके जिस्म के अंदर चली गई है ब्लड सेल्स के अंदर तो उसको भी जो है कंट्रोल किया जाए, ब्लड के सिस्टमिक कंट्रोल. थैंक यू. डॉक्टर नीलोफर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने जिक्र किया था कि अब यंग एज ग्रुप में भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो अगर कोई ये डायग्नोसिस हो जाए और फिर प्रेगनेंसी की कोशिश की जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, हमने अभी बात की थी कि ये ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली एल्डरली एज में होता है, तो जब यंग एज में होता है तो एक तो डायग्नोसिस काफ़ी लेट होता है. मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन सीन कि बाय द टाइम इट इज़ डायग्नोज इट इज़ एट द लेट स्टेज.
दूसरा ये है कि इसमें प्रोग्नोसिस भी देखा गया कि ये पुअर है, ज़्यादा जल्दी फैलती है और ज़्यादा उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये यंग एज में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मैनी टाइम्स पेशेंट मे बी प्रेग्नेंट एंड वांट टू बिकम प्रेग्नेंट। तो एक दफ़ा उसका पूरा इलाज अगर हो चुका है, सारी मोडालिटीज़ जो अप्लाई हो चुकी है और ट्रीटमेंट हो चुका है, तो वी वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 2 से 5 साल तक का वक्फा हो जाए बिफोर शी एम्बार्क्स ऑन प्रेगनेंसी। अच्छा, व्हाट अबाउट ब्रेस्ट फीड? जब आप कह रही हैं 2 से 5 साल का वक्फा होना चाहिए और फिर प्रेगनेंसी हो भी जाती है, उसके बाद ब्रेस्ट फीड करा सकती है माँ? देखिए, अमूमन अगर उसका इलाज हुआ हुआ है, तो जिस ब्रेस्ट का इलाज हुआ है या तो उसकी मेस्टेक्टोमी हो चुकी होगी, तो जो दूसरा ब्रेस्ट जिसमें कैंसर नहीं है वहाँ से वो फीड करा सकती है। डॉक्टर सुबिया, जब मेस्टेक्टोमी हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर नीलोफर बता रही थी, उस सूरत में ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के क्या चांसेस होते हैं? ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करवाई जा सकती है बिल्कुल, और ये इसके 2 तरीके हैं। या तो हम उसमें कोई इम्प्लांट डाल दें या मरीज़ के अपने जिस्म के हिस्से से उसमें फ्लैप के ज़रिए उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है कि आर्टिफिशियल ब्रेस्ट वहाँ पे मतलब ब्रेस्ट का जैसा हम क्रिएट कर दें उसी जगह पे। अब ये उस सूरत में करते हैं कि अगर हमने जब कम्प्लीटली ब्रेस्ट को रिमूव किया है, या अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमने जो है ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा रिमूव किया है और उसको भी फिर हम कवर देने के लिए या ब्रेस्ट की ओरिजिनल शेप लेने के लिए हम उसमें भी जो है साथ में कोई उसका मिनी फ्लैप करते हैं। ओके, ये बताइए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि कई दफ़ा मरीज़ों को ये डर होता है कि कहीं कैंसर वापस ना आ जाए, और उसके बाद क्या वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट इज़ ओवर? देखिए, जहाँ तक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक़ है, तो वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस। लेकिन सबसे पहले जो एक चीज़ होती है कि जब हम न्यूज़ ब्रेक करते हैं, ठीक है, द इमीडिएट रिएक्शन विच वी गेट usually ज़ाहिर है for a female having a breast cancer and then she thinks कि if the breast is going to be removed, तो it has got definitely a bad impact on her psychology। जी, सबसे पहला जो होता है वो एक immediate reaction most of the time हमें एक denial का मिलता है, even from well educated जो हमारी patient group है उसमें से भी। और बहुत सारी ऐसी भी पेशेंट्स हैं जो उनको पता होता है एंड दे डोंट कम टू द डॉक्टर, दे हैव डिटेक्टेड देयर लंप एंड दे कीप इट एंड दे डोंट शो इट, दे डोंट गो टू द डॉक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे हस्बैंड्स का बहुत ऑड रिएक्शन होता है और अदर फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है, दे डोंट एक्सेप्ट कि उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है या उसकी मेस्टेक्टमी हो जाएगी। और ऑल द ब्रेस्ट कैंसर्स आर नॉट हेरिडिटरी। इसमें सिर्फ 5 से 10% कैंसर्स ऐसे होते हैं जो मौरूसी होते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जिसमें हम माँ, बहन और आपकी बेटी, ठीक है, अगर माँ, बहन या बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उस खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क आम पॉपुलेशन से तकरीबन दुगना है। लेकिन हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं अमूमन एज अ होल वो सिर्फ 5 से 10% होते हैं जो मौरूसी है। देखिए, कोई ऐसे हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कोई एक चीज़ हो कि ये ना करें तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, ठीक है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे ब्रेस्ट फीड कराने से जो है इट कैन प्रोवाइड यू अ सर्टेन प्रोटेक्शन, लेकिन जो है इसका कोई ये बात नहीं है कि अगर आपने ब्रेस्ट फीड कराया है सारे बच्चों को तो आपको कैंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो है कोई मतलब प्रूवन वो नहीं है बेनिफिट कि आप ब्रेस्ट फीड करा लिया तो कैंसर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। और जो आपने जैसे बात की कि क्या फैक्टर्स हैं, उसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम जैसे कहते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर लें, जिसमें सबसे पहली बात है कि ओबेसिटी, ठीक है। स्पेशली अगर मेनोपॉज के बाद, जब पीरियड्स ख़त्म होने के बाद उस एज ग्रुप में अगर ओबेसिटी हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारे माशरे में तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये कि बाहर के मुल्कों में अल्कोहल जो इंटेक है, अल्कोहल की इंटेक है, स्मोकिंग है, ये सब फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर आप कंट्रोल में करा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को आप रिलेटिवली कम कर सकते हैं। या जैसे एक्सटर्नल हार्मोन का एक्सपोजर है, जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मिलती है मेनोपॉज के बाद, या जो बर्थ कंट्रोल पिल्स ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनका ये है कि ये ना समझा जाए कि जो भी खातून ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल करती है उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा। इट डिपेंड्स कि उसने कितने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल की है, कितने पीरियड में की है। तो अगर ये लॉन्ग पीरियड के लिए एक्सपोजर रहे तब कहा जा सकता है कि वो उसके रिस्क में इजाफा कर सकते हैं। डॉक्टर नीलोफर, डॉक्टर सुबिया, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी।
यही कहना दुरुस्त होगा कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नोबडीज़ फॉल्ट। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी के अंदर होने वाली वेयर एंड टेयर से आगाह रहा जाए जिस हद तक हो सके। और अगर खुदा न खास्ता आप में या आपके किसी प्यारे में ऐसी कोई सिम्टम्स नज़र आ रही हैं या महसूस हो रही हैं, तो बेहतर ये है कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। और अर्ली तशख़ीस की वजह से कई दफ़ा ये मुमकिन है कि मुकम्मल तौर पर क्योर भी हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।